नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति। जीके यानी जनरल नॉलेज अवेयरनेस। जीके का उन्नत संस्करण यह घटना चक्र की प्रस्तुति है, यानी इसमें सामान्य ज्ञान है, जागरूकता। और इस खंड में जो देखेंगे वह भारतीय राज्य व्यवस्था के विस्तृत अध्ययन को देखेंगे। और यह अंक अति महत्वपूर्ण या उपयोगी होगा यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित सभी महत्वपूर्ण परीक्षाएं, जिसमें अपर पीटी एग्जाम 2025, आरओ एग्जाम 2023, इसके अलावा एसपीएससी के एग्जाम यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम, जिसमें देखें तो 16 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाली एमपीएससी पीटी एग्जाम 2024 और बीपीएससी, एमपीएससी, जेकेपीएससी यानी एसपीएससी के सारे महत्वपूर्ण परीक्षाएं, और यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी आदि के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा। इसके अंतर्गत ये देखें सारी जानकारी इसमें दी गई है, यानी यह इसमें जो सारी घटनाएं इसमें कवर की जाएंगे, यानी ये सब इसके अंतर्गत है। तो इसमें सबसे पहला देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, और इसमें शामिल जो है ये सारी चीज़ें इसमें दिया गया है, इस टाइपों के इसके अंतर्गत इसमें है। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से, और जो भी एग्जाम में पूछा गया उसके सामने इंडिकेट कर दिया गया, इसलिए अति महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास। इस क्रम में देखें तो संविधान नियमों अथवा कानूनों का वो संग्रह जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। भारत का भी अपना एक संविधान है। भारतीय संविधान के विकास को भारत में कंपनी के शासन तथा ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत निर्मित अधिनियमों के विकास के रूप में समझा जा सकता है। सबसे पहले इसमें देखें तो आपका यह ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु ब्रिटिश संसदीय अधिनियम यानी 1773 से 1853 तक। इसके अंतर्गत देखें तो सबसे पहले जो पारित होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, चार्टर एक्ट 1793 का, चार्टर एक्ट 1813 का, चार्टर एक्ट 1833 का, चार्टर एक्ट 1853 का। वैसे इसमें देखा जाए तो प्रत्येक में 20-20 वर्ष का जो समय अंतराल है, कुछ में कम भी समय इसमें है, 20-20 वर्ष पहले लागू किए गए। इसके बाद देखें तो यह आपका है ब्रिटिश राज के शासनाधीन पारित नियम, यानी 1858 से 1947 यानी भारत की आज़ादी तक। तो वो सारे नियम जो है ब्रिटिश राज के अंतर्गत पारित किए गए थे। इसमें देखें 1858 का भारत शासन अधिनियम था, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें बारी बारी से देखने का प्रयास करें तो इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को देखते हैं सबसे पहले। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया। ध्यान देना है कि ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण इसी के द्वारा हुआ। इस अधिनियम तक बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता की 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद गठन किया गया, इसका कार्यकाल 5 वर्ष नामित किया गया या निर्धारित किया गया। इस व्यवस्था के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। फ्रांसिस क्लीवरिंग, मानस और बोरवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए। इसके बाद यहाँ पर देखें तो इसमें इस व्यवस्था के तहत मद्रास में चेन्नई गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में बंगाल जो कलकत्ता उस दौरान कलकत्ता था में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये पूछा गया एग्जाम में यूपीएससी 2010 आरओ और 2016 में पूछा गया है। नोट, इस उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश देखें तो सर एलिजा एम्पे थे, जबकि 3 अन्य न्यायाधीश में चैम्बर्स, लिमिस्टर तथा हाइट थे। इस व्यवस्था के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। इस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी समस्त सूचनाएं ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद देखते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाए गए। इस अधिनियम के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा हो गया के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके बाद देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखें। इसके तहत भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। इस एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन की शुरुआती ध्यान देना है। इस एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रहे हैं। एक पूछा गया, ध्यान देना इसमें। कंपनी के वाणिज्य संबंधित मामलों की देखरेख के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अनुमति दी गई, इसके तहत ध्यान देना है। परंतु राजनीतिक मामलों के लिए एक नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, यूपीपीसी 2003 में पूछा गया है। इसके बाद इसमें देखें तो 1786 का नियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया गया। आगे इसमें देखते हैं तो यह गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त किए गए। आगे देखते हैं तो भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय को इसमें चित्र के माध्यम से देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर 1758 से 60 वाला कार्यकाल। और द्वितीय बार इसको देखें तो 1765 से 1767 तक। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स के बारे में देखें तो वारेन हेस्टिंग्स देखें तो 1774 से 1785 तक बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। इसके बाद देखें 1772 से 1774 तक बंगाल का अंतिम गवर्नर था। यानी इसमें ध्यान देना कि जो यह इसके बाद देखें यह रॉबर्ट क्लाइव के बाद इसी के बाद जो वारेन हेस्टिंग्स जो 1772 तक अंतिम गवर्नर था और यह प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसी के दिन जो है 1733 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, तो इसी को बनाया गया। इसके बाद देखें लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, तो यह आपका जो है 1828 से 1834 बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल रहा। यह प्रथम गवर्नर जनरल था और अंतिम गवर्नर जनरल है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1834 से 1835 तक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। यानी इसमें ध्यान क्या देना है
कि आपका एक गवर्नर था, लॉर्ड क्लाइव जो है यह गवर्नर बना, प्रथम गवर्नर यह है, और यह बंगाल का जो अंतिम गवर्नर बना इसी के अधीन। इसके बाद जो है यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को देखें तो यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। यह ध्यान रखना है कि बंगाल का, यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल यह था। यानी नियुक्ति इसकी देखें तो गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में हुए थे, परंतु वह समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल के रूप में इसको बनाया गया। और यह देखें बंगाल का गवर्नर के रूप में नियुक्ति हुई थी, लेकिन यह बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में हुआ था, यानी प्रथम बना था। ये 3 इसमें महत्वपूर्ण। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद इसमें देखें तो आपका लॉर्ड कैनिंग के बारे में देखें तो यह आपका है 1858 से 1862 भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय बना, और 1856 से 1858 तक कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। यानी अंतिम गवर्नर जनरल यह रहा, कौन? लॉर्ड कैनिंग। यानी जो आपका प्रथम बना है वो अंतिम भी इसमें ध्यान देना है। गवर्नर जनरल भारत का प्रथम बना था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और अंतिम बना था आपका लॉर्ड कैनिंग, और वायसराय प्रथम बना है। और इसमें देख सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन के रूप में देखें तो अगस्त 1947 से जून 1948 तक स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, और मार्च 1947 अगस्त 1947 भारत का अंतिम वायसराय था। ये प्रथम वायसराय, अंतिम वायसराय। श्री राजगोपालाचारी के बारे में देखें, जून 1948 से जनवरी 1950 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर। ध्यान देना है कि भारतीय गवर्नर जनरल थे। चलिए आगे देखते हैं चार्टर एक्ट 1793 का। देखें चार्टर एक्ट 1793 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1793 के नाम से भी जाना जाता है, यानी MTS जून 2023 का प्रश्न है। इस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ध्यान देना है, इसको पूछा गया है। उत्तराखंड PC 2016 का है। 1813 का चार्टर एक्ट देखें तो इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि कंपनी को चीन के साथ व्यापार था, कंपनी का भारत में चाय के साथ व्यापार का अधिकार जारी रहा। IS 2019 के प्रश्न का पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास विस्तार के लिए 1 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च करने की व्यवस्था की गई। IS 2018 में पूछा गया है। इसके बाद देखें 1833 का चार्टर एक्ट को देख लेते हैं तो इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसी के तहत बना था। इसके द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। आगे इसमें देखें तो गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सर्वप्रथम मैकाले शामिल किया गया था। इस एक्ट के तहत 100% गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए एक कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। UPSC 2012 में पूछा गया प्रश्न है। आगे इसमें देखते हैं तो इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म, स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित किया गया था। 1843 इसमें कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया। इसके तहत भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया। 1853 का चार्टर एक्ट देख लेते हैं। इसके द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु इस व्यवस्था के तहत भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम देख लेते हैं तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत के शासन को ब्रिटिश राज के अधीन कर दिया गया। 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैत शासन प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया। एक पूछा गया, ध्यान देना है। भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत के वायसराय के नाम से जाने लगा, जो भारत में ब्रिटिश क्राउन ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। 1858 की भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया, जिससे भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई। 1861 का भारत परिषद अधिनियम देख सकते हैं इसमें। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। नोटिस में देखें 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसकी अवधि 6 माह होती थी। इस अधिनियम द्वारा वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना, उनकी सीमाओं पर परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त हो गया। वायसराय को प्रांतों विधान परिषदों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। नोटिस में देखें 1862 में बंगाल, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, 1897 में पंजाब विधान परिषदों का गठन किया गया। आगे इसमें देखते हैं तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम देखें। इसके द्वारा एक सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। यह पूछा गया UPSC 2003 का प्रश्न है, परंतु पूरे प्रश्न पूछने तक मतदान का अधिकार नहीं था। यह भी UPSC 2003 में पूछा गया। सीमित अर्थों निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इसके बाद देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट आपका यह है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय था, जॉन मार्ले राज्य सचिव थे। इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण का प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय कार्यपालिका परिषद में से जोड़ने का प्रावधान किया गया। नोट इसमें सत्येंद्रनाथ सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों पर विवेचना करने, प्रस्तावनात्मक प्रश्न पूछने के साथ पूर्व प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। यह पूछा गया MPPSC 2019-2017 में। इससे सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप प्रदान किया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए 1919 का भारत शासन अधिनियम देख लेते हैं। इसे
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय मॉन्टेग्यू भारत का राज्य सचिव जबकि चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन था द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। इसका पूछा गया, ध्यान देना इसमें। द्वैत शासन प्रणाली का जनक लियोनेस कार्टिस था। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था, यथा हस्तांतरित और आरक्षित। आज 2022 का प्रश्न है। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। ये एमपीपीसी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। भूमि कर यानी इसमें भूमि कर या आय के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी अलग निर्वाचन की सिद्धांत को लागू किया गया कर दिया गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। ये यूपी आरओ 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद एक नोट में आपका यह है कि वर्ष 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। इस अधिनियम के तहत भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल की व्यवस्था की गई। यूपीपीसी 2023 पूछा गया प्रश्न। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें देखें, यह एक विस्तृत दस्तावेज था। इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इसमें प्रस्तावना का अभाव था। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसे ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा कुछ भारतीय रियासतों को मिलाकर स्थापित किया जाना था। हालांकि यह व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आई। 1935 के शासन यानी भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। यूपीपीसी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। कुल 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 प्रांतों, जिसमें देखें बम्बई, मद्रास, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत और असम में विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। यूपीपीसी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद देखें, इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। यूपीपीसी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इसी अधिनियम के तहत देश की मुद्रा और शाख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के तहत एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान के साथ साथ प्रांतीय सेवा आयोग तथा संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी किया गया। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफी हद तक वर्ष 1935 के अधिनियम पर आधारित है। यह पूछा गया, ध्यान देना का। इसके बाद 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम देख लेते हैं। तो इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर दिया गया। अविभाजित भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र अधिराज्यों डोमिनियन स्टेट भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई। इसने दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। भारतीय रियासतों की स्वतंत्रता दी गई कि वे भारत अधिराज्य पाकिस्तान अधिराज्य के साथ मिल सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। प्रत्येक अधिराज्य द्वारा अपना संविधान बनाने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत शासन स्थापित किए जाने की व्यवस्था की गई। आगे इसमें देखते हैं संविधान के निर्माण को देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। आज 1996 का प्रश्न है। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार MN राय ने दिया। यूपीपीएससी GIC 2017 का प्रश्न पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस को 1936 के फैसपुर अधिवेशन में की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। यूपीपीएससी 2008 में यह प्रश्न पूछा गया। इसके बाद देखें तो वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। यूपीपीएससी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी। इसमें से 296 ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों से आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों से, 4 का प्रमुख चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। प्रांतों को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य के आधार पर विभाजित किया गया था। इसके बाद देखें संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थे। आज 1993 में प्रांतों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इसका पूछा गया, ध्यान देना है। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। यूपीपीएससी 1990 में पूछा गया। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करते हुए अलग पाकिस्तान और अलग संविधान सभा की मांग की। अतः पहली बैठक में केवल 207 सदस्य, इसमें 9 महिलाएं ही उपस्थित रहे जो कि कांग्रेस के सदस्य थे। देशी रियासत हैदराबाद ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया। सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को संविधान सभा की प्रथम बैठक का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष, BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद देखें तो आपका यह है 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यूपीएससी 1998 पूछा गया है। इसके बाद देखें तो संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया गया। इसमें देखिए संविधान सभा की प्रमुख समितियों के अध्यक्ष को देख सकते हैं इसमें। तो संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू आज 2005 में पूछा गया। इसके बाद संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर जी, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसके बाद मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी जी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी जी, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति राजेंद्र प्रसाद जी, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू जी, संचालन स्टीयरिंग समिति राजेंद्र प्रसाद जी, तटस्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति राजेंद्र प्रसाद जी, कार्य संचालन ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के एम मुंशी जी अध्यक्ष बनाए गए थे। 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। यूपीएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न है। इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को चुना गया। यूपीएससी 1995 आर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। प्रारूप समिति का कार्य संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना था। एक पूछा गया, ध्यान देना है। प्रारूप समिति 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यानी इसमें देखिए प्रारूप समिति कुल सदस्य 7 इसमें थे। इसमें देखिए अध्यक्ष एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी यहाँ दिखाए गए हैं। सदस्य इसमें देखें तो कुल 6 थे, यानी एम गोपाल स्वामी अयंगर जी, तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, यह पूछा गया, कर ध्यान देना है। डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, इन्होंने बी.एल. मित्र का स्थान लिया था, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। टी.टी. कृष्णाचार्य 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद इनको जगह दी गई थी टी.टी. कृष्णाचार्य को। नोट यहाँ देखें तो संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक और तीसरा वाचन 17 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। यूपीएससी 2005 पूछा गया प्रश्न है। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। यूपीएससी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद देखें तो यह आपका संविधान कुल 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, जबकि शेष को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। एक पूछा गया, ध्यान देना इसमें। नोट में देखें तो संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों में विजय लक्ष्मी पंडित जी, सुशीला कृपलानी जी, मालती चौधरी जी, सरोजिनी नायडू जी, हंसा मेहता जी, राजकुमारी अमृता कौर जी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय जी, कमला चौधरी जी, लीला राय जी, बेगम एजाज रसूल जी, अम्मू स्वामीनाथन जी, दुर्गाबाई जी, यक्षयानी विलायधुन जी और एनी मैस्क्रीन जी। इसमें देखिए सरोजिनी नायडू जी, जो बाद में भारत की बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी और भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल होने का इनको गौरव प्राप्त है और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। इसके बाद देखें सुशीला कृपलानी जी, ये जो है यह उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री बनी और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और भारत के किसी भी राज्य की ये पहला मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य भी इनको मिला। इसके बाद देखें तो आपका ये है, और इसमें जो आपका है विजय लक्ष्मी पंडित जी को देखें तो यह यूएनओ में पहली महिला अध्यक्ष के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसके बाद देखें 14 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। यूपीएससी 1990 में पूछा गया प्रश्न है। मूल भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा द्वारा हस्तलिखित था। संविधान सभा द्वारा मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सत्ता पर सत्यापन किया गया। अब यहाँ महत्वपूर्ण देखें संविधान सभा की महत्वपूर्ण तथ्य में देखें तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, संविधान सलाहकार सर बी.एन. राव जी। संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, प्रारूप पर बस 114 दिन। कुल व्यय देखें उस दौरान तो 63,96,729 रुपये आया था। कुल वाचन 3, संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद इसमें देखिए कैबिनेट मिशन योजना के आधार भारत के लिए अंतिम सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे, हालांकि उसके शामिल होने का विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों, जिसमें लियाकत अली, जोगेंद्र नाथ मंडल, आई चुंदरीगर, अब्दुल रब नस्तर और गजनफर अली खान को कैबिनेट में शामिल किया गया। अंतरिम मंत्रिमंडल में देखें तो आपका यह है 1946 में जवाहरलाल नेहरू, उनके पास मंत्रालय उपाध्यक्ष विदेश एवं राष्ट्र मंत्री मामले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल सूचना प्रसारण गृह मंत्रालय थे। श्री राज्यपाल के पास शिक्षा था। लिखायत अली के पास वित्त विभाग था। इसके बाद जोगेंद्र नाथ मंडल के पास विधि था। आसफ अली के पास रेलवे था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि था। डॉक्टर C.H. बाबा के पास कार्य खनन एवं शक्ति थी। बलदेव सिंह रक्षा इनके पास था। आई चुंदरीगर के पास वाणिज्य था। अब्दुल रब नस्तर संचार डाक वायु विभाग था। गजनफर अली खान के पास स्वास्थ्य और जयचिंग राम के पास श्रम विभाग था। नोट देख लेते हैं तो आपका यह है रियासतों को सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत संघ में शामिल किया गया। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ रियासत को जन्म संग्रह के आधार पर, जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र के हस्ताक्षर द्वारा भारत में शामिल किया गया। संविधान के स्रोत को जैसे देखें तो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारतीय शासन अधिनियम 1945 लिया गया, 1935 से लिया गया। इसके अलावा कई अन्य देशों से भी संविधान निर्माण में सहायता ली गई। इसका अभियान इस प्रकार से इसमें देखें ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई। इसके अंतर्गत एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली एवं विधि
का शासन लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाभियोग, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, ये UPRO 2014 पूछा गया प्रश्न। कनाडा से देखें तो इसमें केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र नियुक्त होना। आयरलैंड सिद्धांत नीति निर्धारक तत्व DPS में राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा मनोनयन सदस्य, UPPS 1958 पूछा गया प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देश्य की भाषा, समवर्ती सूची की व्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य और आगम स्वतंत्रता, UPSC 2016 प्रश्न है। जर्मनी से देखें तो इसमें आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के स्थगन आदि, सोवियत संघ यानी रूस से उस दौरान USSR था, मूल कर्तव्य, न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आदर्श को, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन आदि, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फ्रांस स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श था, गणराज्य की अवधारणा ली गई। संविधान के प्रमुख भागों को देख सकते हैं इसमें। तो भारतीय संविधान क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया, जबकि वर्तमान की गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के भाग एवं संबंधित इस प्रकार दिए गए हैं। इसमें ये देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में विषय उसके अनुच्छेद देखें तो भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र है, 1 से 4 अनुच्छेद दिया गया। भाग 2 में नागरिकता है, 5 से 11 तक अनुच्छेद है। भाग 3 में मूल अधिकार है, 12 से 35 तक है। भाग 4 में राज्य के निजी तत्व हैं, 36 से 51 तक अनुच्छेद में। भाग 4 का मूल कर्तव्य है, यह 51 क में है। भाग 5 देखें इसमें संघ है, 52 से अनुच्छेद 52 से 151 तक है, इसके अंतर्गत ये सारे अध्याय दिए गए हैं। भाग 6 में देखें तो राज्य है, 152 से 37 तक, इसमें ये अध्याय आपके 6 है। भाग 7 में देखें तो प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य, इसको निरस्त कर दिया गया। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र UPPC 2023 में पूछा गया और इसमें 239 से 242 तक है। भाग 9 पंचायतें, वेरी इंपॉर्टेंट है, 243 से 247 तक है। 9 क नगर पालिकाएं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, 243 से 247 तक है। भाग 9 में 9 क सहकारी समितियां हैं, 243 ये जो से 243 ये तक है। भाग 9 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, यह पूछा UPPC 2023 में, इसके अनुच्छेद है। भाग 11 भी संघ और राज्यों के बीच संबंध दर्शाता है, UPPC 2023 पूछा गया, इसके अनुच्छेद है। इसके बाद अध्याय है 12वें भाग में देखें वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद है, ये इसमें अध्याय है। 13 में देखें भारत के राज्य क्षेत्रीय व्यापार है। 14 जो है संघ और राज्यों के बीच सेवाएं हैं, इसके बाद यह अध्याय है। भाग 14 में देखें अधिकरण है। 15 में निर्वाचन, वेरी इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन। 16 में कुछ वर्गों के लिए संबंधित विशेष उपबंध है। भाग 17 में राजभाषा, इंपॉर्टेंट है, इसके बाद यह अध्याय है। भाग 18 में आपात उपबंध है। इसके बाद ये देखें भाग 19 में यह अनुच्छेद भी ध्यान देने चलना है। 19 में यह है भाग 20 संविधान का संशोधन, 21 में अस्थायी संपादन विधि सकते हैं और 22 में याद कर दिया गया है। संविधान में अनुच्छेद देखा जाए तो यह देखें भारतीय संविधान वर्तमान में 26 नवंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद आर्टिकल हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेद के साथ लगाकर जोड़ा गया है। BPSC 19 पूछा गया। प्रमुख अनुच्छेद को देखना चाहें तो देख सकते हैं। भाग 1 में आपके संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है, यानी सारे अनुच्छेदों को इसमें देखा जा सकता है। ये कब पूछा गया वहाँ पर दिखाया गया है, यानी क्रम से सारे अनुच्छेद इसमें हैं, सारे अनुच्छेदों को हम क्रम से देख सकते हैं। यानी सारे अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो इसमें दर्शाए गए हैं। इसके बाद इसमें अनुसूचियाँ जो देखा जा सकता है, अनुसूचियों की संख्या पहले 8 थी, अब 12 हो गई। ये अनुसूचियाँ जो क्रम से इसमें महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ जो है इसमें दी गई हैं, उसको देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये अनुसूचियाँ मतलब संविधान के जो भाग रहे, अनुच्छेद है, अनुसूचियों को हमने देख लिया। ये सारी जानकारी महत्वपूर्ण रही, इसको देखा जा सकता है और ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।